बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास के 10th चैप्टर स्टेट लाइन के टॉपिक को, जिसमें एक्सरसाइज 10.1 कंसीडर होगी। यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी, वो हमें पहले करने हैं। यानी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स रिलेटेड विद एक्सरसाइज ए वी कैन डू। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपके पास क्या बनता है कि जो स्टेट लाइन आपके पास दे रखी है, स्टेट लाइन में टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या है, सीकेंट क्या है, ये आप 10th क्लास में सर्कल से रिलेटेड कर सकते हो। आप देख लेना एक बार। ये सर्कल, जैसे हमारा सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, अगर कोई लाइन इस सर्कल को किसी पॉइंट पे टच करती है तो ये आपका टेंजेंट कहलाता है भाई। अगर कोई लाइन इस सर्कल को दो पॉइंट पे कट ऑफ करती है यानी इंटरसेक्ट करती है तो ये सीकेंट कहलाती है। ये तो है टेंजेंट आपका और ये आपका है सीकेंट। ठीक है, इसी प्रकार से आपके पास स्लोप का मीनिंग क्या है। इस केस में इनफैक्ट हमारे पास सर्कल नहीं है, कोई कर्व दोगी, कर्व दे रखी है और वो कर्व भी किसकी फॉर्म में, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम किसका रीड कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, तो सर्कल तो आपको मिलेगा नहीं, इसमें आपको स्ट्रेट लाइन की फॉर्म मिलेगी। तो कहता है टेंजेंट क्या है, टेंजेंट डेफिनेशन क्या थी, टेंजेंट किसी कर्व को किसी पॉइंट पे कोई लाइन टच करती है तो टेंजेंट कहलाती है। ठीक है, अब ये कहता है कि स्लोप का मीनिंग क्या है, उस टेंजेंट का स्लोप क्या है कि उस लाइन ने इनिशियल पोजीशन के ऊपर कितना एंगल बनाया, वही आपका स्लोप कहलाता है उस लाइन का। यानी इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन ऑन टू अनदर लाइन, या तो ये करें इन्हीं दो लाइन आपको दी हुई है, जैसे मैं स्टार्ट लेके चलूं कि मेरे पास इनिशियल पोजीशन लाइन की ये है और किसी लाइन ने फाइनल पोजीशन ये ले ली है, यानी इनके बीच का जो इंक्लिनेशन है यही, सपोज कर हमने कहा ये थीटा है, तो ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है। यानी टेंजेंट का स्लोप कहलाएगा दोनों लाइन के बीच का इंक्लिनेशन। और स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका रिप्रेजेंट होता है भाई टेंजेंट थीटा से, टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द टू पोजीशन ऑफ द लाइन। दो लाइन के दो पोजीशन के बीच का जो एंगल है टेंजेंट के साथ, वो अगर हम कंसीडर कर लें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। इसका मतलब जो पॉइंट मैंने पहले यहाँ पे मार्क किया स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इसको डिनोट कर सकते हैं आप टेंजेंट ऑफ थीटा से। अब बात यह है कि कब किस स्थिति में कहें टेंजेंट थीटा, अब तक डिनोट करेंगे जब एंगल बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ द लाइंस आर टू बी गिवन। अगर एंगल दिया हुआ है तब कंसीडर करेंगे टेंजेंट थीटा, अदरवाइज यही स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका एक नाम और भी कहते हैं, इसको एम से भी डिनोट करता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय एम, एम से भी डिनोट होगा। कई बार आप बुक में M1 M2 भी कंसीडर करेंगे। M1 क्या है भाई, M1 का मतलब हुआ कि आपके पास फर्स्ट स्लोप ऑफ टेंजेंट, फर्स्ट स्लोप, यानी इसका मतलब दो लाइन दी हुई है तो उनमें से पहली लाइन का स्लोप ऑफ टेंजेंट उसको आप M1 से रिप्रेजेंट करेंगे। M2 भी नजर आएगा, M2 क्या है, वो कहता है दूसरी लाइन का स्लोप, यानी अगर हमारे पास सेकंड लाइन भी है तो सेकंड लाइन का स्लोप M2 यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट M2 से रिप्रेजेंट होगा। लेकिन जनरली हम M से डिनोट करते हैं इसको। एक और है भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट की पोजीशन, सपोज करो आपके पास कोई रिलेशन दिया हुआ है कर्व का, यानी वो कर्व में भी स्ट्रेट लाइन में भी इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, में भी इन द फॉर्म ऑफ आर्क, कैसे भी हो सकती है। तो उसके लिए आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx से भी डिनोट होता है। यानी अगर आपने 13 चैप्टर कर लिया है तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। 13 चैप्टर यदि आपने नहीं किया है तो ये टर्म आपके लिए नहीं है, क्योंकि 13 चैप्टर हमारा जो है लिमिट एंड डेरिवेटिव का, उसमें सारा कॉन्सेप्ट समझाया जाता है कि डेरिवेटिव क्या होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो dy बाई dx डी स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट की तीन पोजीशन है भाई, तीन नामों से डिनोट होगा, यानी m से भी, टेंजेंट ऑफ थीटा से भी, या dy बाई dx से भी। dy बाई dx वाली टर्म हम कब यूज करेंगे, जब हमारे पास कोई रिलेशन दिया हुआ है, एंगल नहीं दिया हुआ है, एंगल नहीं दिया हुआ है, रिलेशन को डिफरेंशिएट करके स्लोप ऑफ टेंजेंट काउंट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसी प्रकार से अगर एंगल दिया हुआ है तो टेंजेंट ऑफ थीटा से डिनोट करेंगे। m तो उनका नाम है, चाहे वो dy बाई dx है, चाहे वो टेंजेंट थीटा है, m से इसकी नोटेशन दे रखी है, ये डिनोट करने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से आता है स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट, यानी अगर हमारे पास कोई लाइन हो जो दो पॉइंटों से पास करती हो तो उसका स्लोप कैसे निकलता है। सपोज करो हमारे पास वो लाइन मैंने यहां पे मार्क कर दिया भाई, इस लाइन को मैं ऐसे लिख लेता हूं, इसके दो पॉइंट हैं, यानी ये पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1, और दूसरा पॉइंट ये b जिसके कोऑर्डिनेट है भाई x2 एंड y2। ठीक है, ये दो पॉइंट हमारे पास होंगे, इन दोनों पॉइंटों से पास करने वाली लाइन का स्लोप आप इजीली निकाल सकते हो, बहुत आसान है। यानी y2 माइनस y1 m मैंने लिख दिया है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस
y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, वही आपका स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट हो जाएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट। इसके जस्ट बाद आपका स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस, अगर दो लाइन हमारे पास पैरेलल हो तो उनके स्लोप बेटा इक्वल हो जाएंगे। यानी पहली लाइन का स्लोप सपोज करो हमने m1 कह दिया और दूसरी लाइन का स्लोप आपने m2 कह दिया, तो m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा। यानी अगर दो लाइंस आपकी पैरेलल हैं तो m1 इक्वल टू m2 मिलेगा, और यदि m1 इक्वल टू m2 मिलेगा तो लाइंस पैरेलल होंगी। यानी ये इफ एंड ओनली इफ का केस है। यानी कन्वर्सली स्ट्रेट फॉरवर्ड और कन्वर्स पार्ट दोनों आपके होल्ड करते हैं। मतलब क्या हुआ कि पैरेलल लाइंस अगर हमें मिलेंगी तो हमें पता है कि स्लोप बराबर हो जाएंगे, और अगर स्लोप बराबर दिए हुए हैं तो लाइंस भी आपकी पैरेलल हो जाएंगे, हम कह सकते हैं। इसी प्रकार से कहता है स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का क्या रिलेशन होता है। ये कहता है भाई अगर एक लाइन दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो उनमें से एक जो स्लोप होगा m1 वो नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड हो जाएगा, यानी -1 अपॉन m2। मतलब एक लाइन सपोज करो मैंने m1 ही कह दिया, ये m1 लाइन ऐसी पहली लाइन जिसका स्लोप क्या है m1 है, वो परपेंडिकुलर दूसरी लाइन पे जिसका स्लोप m2 है, तो इनके स्लोप्स में ये रिलेशन मिलेगा आपको कि पहली लाइन का जो स्लोप है वो नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड लाइन का स्लोप उसके बराबर हो जाएगा। या फिर इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हो, m2 को अगर मैं इधर लेके आऊं तो ये बन जाएगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये याद रखना सिंपल है, आप ऐसे याद कर लें कि भाई दोनों लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट यदि -1 हो तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे पे, ठीक है। यानी दोनों लाइंस के जो भी गिवन दो लाइंस हैं उनके स्लोप का प्रोडक्ट यदि हमारे पास -1 आ जाए तो हम कहेंगे कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं। यदि लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। यदि उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 है तो लाइन परपेंडिकुलर होंगी। और इसी बात को आप यहां से भी मेंशन कर सकते हो क्या कि अगर एक लाइन दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो एक का स्लोप दूसरे के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। यानी इन दोनों में रिलेशन होगा। कोई बच्चा है कि सर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि m2 इज इक्वल टू -1 बाई m1, बिल्कुल ये भी लिखा जा सकता है। भाई वहां तो मैंने m1 को दिखा दिया कि m1 नेगेटिव रेसिप्रोकल है m2 का, आप m2 को भी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ m1 शो कर सकते हो, ये भी हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका एक टॉपिक मिलेगा इसमें कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स को कोलिनियर अगर हमें शो करना है तो कैसे शो करेंगे। 3 पॉइंट्स को कोलिनियर शो करने के लिए भी आप स्लोप दिखा दो। यानी सपोज करो ये 3 पॉइंट मेरे एक लाइन में कोलिनियर, को मींस एक साथ, लीनियर मींस इन द स्ट्रेट लाइन। अगर तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में है तो उनको कोलिनियर बोलते हैं। यानी ये पॉइंट आपका ए, ये पॉइंट आपका बी, ये पॉइंट सी। इफ दीस 3 पॉइंट्स ए बी सी आर लाइन इन द सेम स्ट्रेट लाइन देन दीस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। और हम इसको स्लोप की हेल्प से भी प्रूव कर सकते हैं। देखो कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट आपने 12th चैप्टर में भी रीड किया था। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका 3D उसमें आपने रीड किया था, वहां पे आपने कॉन्सेप्ट कुछ और लगाया था। वहां पे आपने डिस्टेंस फार्मूले से भी शो किया था कि सर AC की डिस्टेंस 2 का सम है AB प्लस BC, या यूं कहते हैं कि किन्हीं भी दो डिस्टेंस का सम अगर थर्ड डिस्टेंस के बराबर हो तो पॉइंट कोलिनियर होते हैं। फिर आपने एक ट्रायंगल एरिया से भी डिनोट किया था 10th क्लास में, कॉन्सेप्ट आपको याद रहा हो। अगर किसी ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाए तो इसका मतलब उन तीनों पॉइंटों से, तीनों वर्टेक्स से ट्रायंगल बनती ही नहीं, और ट्रायंगल नहीं बनती तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे, ठीक है। इससे ये भी सिद्ध होता है। बट इस केस में जब हम स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ 3 पॉइंट आप स्लोप से भी प्रूव कर सकते हो। कैसे प्रूव करेंगे कि स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ दिस, इस पॉइंट का स्लोप यानी AB अगर बराबर शो कर दें स्लोप ऑफ BC, इन दोनों के स्लोप के बराबर है स्लोप ऑफ BC, तो हम कहते हैं कि दोनों लाइन क्या है भाई, ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल हैं। बट यानी स्लोप बराबर होने से हमारे पास लाइंस की पैरेलल की कंडीशन मिलती है। आप ऊपर चेक कर लो, हमने कहा था दोनों लाइन पैरेलल होंगी जब दोनों के स्लोप बराबर होंगे, तो मैंने कहा दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। बट अगर ऐसा केस हो दोनों लाइन पैरेलल और उनमें एक पॉइंट कॉमन हो तो हम उनको कोलिनियर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास स्लोप ऑफ AB कह दिया मैंने, स्लोप ऑफ BC कह दिया, और दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर है तो इसमें AB और BC में एक पॉइंट B कॉमन है। बट यहां लिख लूंगा मैं, बट B इज द कॉमन पॉइंट, यानी यहां पे आपके पास एक B पॉइंट कॉमन है, B इज द कॉमन पॉइंट, ठीक है। देयरफॉर आप कह सकते हो ABC आर नॉट पैरेलल बट कोलिनियर, ABC आर कोलिनियर, यानी ये आपके पैरेलल ना होके तीनों पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे, तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था। इससे रिलेटेड आप एक्सरसाइज देखें एक बार। एक्सरसाइज में 1 बाय 1 क्वेश्चन हम ट्रीट करते हैं।
फिर आप जो थ्योरी आपको बताई गई है ये आप इजीली अप्लाई कर पाएंगे। यस बेटा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है, व्हाट कैन यू से रिगार्डिंग द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, यानी किसी लाइन के इंक्लिनेशन के बारे में आप क्या कह सकते हो। इफ इट्स स्लोप इज, अगर उसका स्लोप आपको दिया हुआ हो, तीन पोजीशन में दे रखा है भाई, कहता है कोई लाइन दे रखी है आपको, उस लाइन का स्लोप यदि पॉजिटिव हो तो उसका एंगल कैसा होगा, ठीक है। अगर उसका स्लोप नेगेटिव हो तो एंगल कैसा होगा, और यदि स्लोप जीरो हो तो एंगल कैसा होगा, ठीक है। अब मैं सिचुएशन बताता हूं बेटा, तीनों देखो। अगर हमने क्या देखा था कि स्लोप क्या होता है, स्लोप आपका टेंजेंट थीटा है भाई, ठीक है, स्लोप आपका टेंजेंट थीटा है। और अगर मैं कहता हूं कि आपका स्लोप पॉजिटिव है, यानी मतलब टेंजेंट थीटा का मान पॉजिटिव है, टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है, तो हमारा थीटा क्या रहेगा, कहां पॉजिटिव होता है, यानी टेंजेंट पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में कहां तक होता है, देख लो। पहला क्वाड्रेंट आपके पास 0 से 90 के बीच में है, 0 से 90, ठीक है, ये पहला क्वाड्रेंट है। तो अगर हमारे एंगल की वैल्यू, थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है, यानी लेस देन 90 है, क्योंकि 90 पे तो स्लोप डिफाइंड होगा ही नहीं। अगर मैं टेंजेंट ऑफ पाई बाय 2 कह दूं 90 रखूं तो ये इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि y के पैरेलल, y एक्सिस पे या y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन अगर हो तो उसका स्लोप आप डिफाइन नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट हो जाता है, तो अनडिफाइंड बोलेंगे सिचुएशन में स्लोप होगा ही नहीं। तो इसका मतलब लेस देन 90 रहे, तो एक्यूट एंगल, लेस देन 90 का मतलब क्या हुआ, एक्यूट एंगल। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पास स्लोप यदि पॉजिटिव है तो एंगल हमारा लेस देन 90 होगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब मैं इसको कह सकता हूं एक्यूट होगा, एक्यूट एंगल, ठीक है। तो हमारा थीटा एक्यूट बन जाएगा किस केस के लिए, पहले केस के लिए। दूसरा आ जाओ, ये कहता है टेंजेंट नेगेटिव, यानी उसका स्लोप नेगेटिव हो, यानी टेंजेंट थीटा नेगेटिव हो। हमें पता है कि टेंजेंट आपका नेगेटिव कहां होता है, टेंजेंट नेगेटिव आपका सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होता है, ठीक है। तो यहां से अगर आपके पास एंगल की वैल्यू 90 से ग्रेटर आ जाए तो सेकंड में पहुंचते हैं, और 90 से ग्रेटर वाला एंगल को आप क्या बोलते हो, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हो। तो इसका मतलब यह हो कि आपका स्लोप अगर नेगेटिव है तो एंगल आपका ऑब्ट्यूस हो जाएगा, ऑब्ट्यूस, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। ऑब्ट्यूस एंगल के लिए आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट थीटा नेगेटिव रहेगा, चाहे वो अब आपका सेकंड क्वाड्रेंट का आ जाए, चाहे फिर आपका वो थर्ड क्वाड्रेंट, इसका फोर्थ क्वाड्रेंट का आ जाए। इसी प्रकार से आपके पास जीरो कहता है कि आपका स्लोप, जो स्लोप है अगर वो जीरो दे रखा हो तो एंगल कितना होगा। हमें पता है टेंजेंट जीरो जीरो होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एंगल मेरा जीरो बन जाए, यानी थीटा का मान यदि जीरो हो जाए तो मेरा टेंजेंट थीटा जीरो हो सकता है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास स्लोप जीरो दिया हुआ होगा तो एंगल भी आपका जीरो ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से तीनों सिचुएशन आप काम करके बता सकते हो आसानी से। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड रीड कीजिए, क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन whose inclinations are given by, यानी उनके इंक्लिनेशन लाइंस हमें क्या बताना है, स्लोप बताना लाइन का जिसके इंक्लिनेशन ये दे रखे हैं बारी बारी से, यानी फर्स्ट पार्ट में कहता है 45 हो। हमें पता है कि स्लोप लाइन का क्या होता है, टेंजेंट थीटा, और थीटा का मान मैं आपको 45 कह रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ, इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री देन टेंजेंट ऑफ 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब इसका स्लोप 1 आ जाएगा भाई, स्लोप ऑफ लाइन, यानी आप कह लेंगे इसको m भी कह सकते हो या टेंजेंट 45 भी कह सकते हो, तो 1 बनेगा, ठीक है। पहले केस में जब एंगल की वैल्यू 45 डिग्री होगी तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी टेंजेंट ऑफ 45 आपका 1 आएगा, तो स्लोप 1 रहेगा। सेकंड में देखो भाई, टेंजेंट ऑफ 60, अगर एंगल को मैं 60 डिग्री प्लेस कर दूं तो टेंजेंट 60 कितना होता है, √3, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा सेकंड केस के लिए, √3 आ जाएगा। और 90 रखे तो टेंजेंट 90, टेंजेंट 90 क्या होता है, इंफिनिटी। अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, अगर टेंजेंट 90 आ जाएगा तो स्लोप अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी इन्फिनिटी, यानी अनडिफाइंड कह सकते हो इसको, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड यानी डिफाइन नहीं कर सकते हम। इस केस में आप स्लोप निकाल नहीं पाएंगे। और फोर्थ पोजीशन क्या करती है, 150, टेंजेंट ऑफ 150, तोड़ो भाई 150 डिग्री को, आप इसको तोड़ सकते हो, टेंजेंट ऑफ 90 प्लस 60, 90 प्लस 60, ठीक है, या 180 प्लस 180 माइनस 30 भी कह सकते हो आप, वो आपकी मर्जी, आप दोनों एंगल से तोड़ सकते हो। 90 प्लस 60 हमने किया है, ये आपका 150 बनेगा। 90 पे टेंजेंट चेंज होकर क्या देगा, कोट, आगे ऐड हुआ 60 तो 60 आएगा। 90 प्लस 60 गोज टू सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट हमें पता है क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस लगाएं, माइनस कोट 60 बन जाएगा ये। और कोट 60 की वैल्यू क्या होती है, ये माइनस आपका एज इट इज कोट 60 tan 60 का रेसिप्रोकल यानी 1/√3,
ये लीजिए भाई, तो -1/√3 ये आपका स्लोप ऑफ लाइन आ जाएगा कब, जब आपका इंक्लिनेशन 150 डिग्री होगा। ठीक है, यस बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया है, सेकंड क्वेश्चन जो हमने किया है उसी का कन्वर्स है। यानी यहाँ पे दिया हुआ फाइंड द इंक्लिनेशन, वो कहता है इंक्लिनेशन बताओ यानी एंगल बताओ। लास्ट क्वेश्चन में एंगल दिया हुआ था, हमें स्लोप बताना था। अब की बार इंक्लिनेशन बताना है जबकि स्लोप दिया हुआ है। फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच स्लोप्स इज, जिसका स्लोप क्या हो। पहले केस में मैंने स्लोप इस कारण से बोल दिया क्योंकि चारों पार्ट एक साथ दिखा दिए हैं और वो 1 by 1 कंसीडर करवा रहा है आपसे, तो इस कारण ने कहा व्हिच स्लोप इज। तो पहला पार्ट लेके चलेंगे, व्हिच स्लोप इज 1। अगर आपके पास लाइन का स्लोप 1 हो तो इंक्लिनेशन बताओ कितना एंगल बनाएगी। सीधी सी बात है, हमें पता है टेंजेंट थीटा होता है स्लोप, तो टेंजेंट थीटा, और ये आपको दिया गया है कितना, ये आपके पास स्लोप है और ये 1 दिया हुआ है, ये लो टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1। तो आप कंसीडर करो कि टेंजेंट में 1 कहां पे होता है, टेंजेंट 45 पे, यानी इस 1 को मैं रिप्लेस करता हूं टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, अब ये भी टेंजेंट थीटा और ये भी आपका कितना है टेंजेंट 45, दोनों फंक्शन सेम है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम इक्वेट करें इसको तो 45 डिग्री आ जाएगा। यानी 45 पे टेंजेंट की वैल्यू 1 होती है, तो थीटा का मान 45 डिग्री। सेकंड केस में ये अभी हमने क्वेश्चन किया था, यानी टेंजेंट थीटा इक्वल टू कहता है √3। √3 tan में कहां होता है 60 पे, यानी टेंजेंट ऑफ, इसको आप लिखिए टेंजेंट ऑफ 60, तो आपके पास थीटा का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ये लो भाई, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट 60 पे √3 होता है ये, और 0 टेंजेंट थीटा 0, जिसका मतलब क्या है थीटा का मान क्या आ जाएगा 0, क्योंकि tan 0 0 होता है, 0 की जगह में tan 0 लिख सकता हूं। तो यहां से इक्वेट करूं तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया 0, ये भी tan की टर्म है, ये भी tan की टर्म है, थीटा को इक्वेट करेंगे तो थीटा इक्वल टू 0। और लास्ट केस में देखना भाई, लास्ट केस आपका है टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1/√3। लास्ट क्वेश्चन में यानी सेकंड क्वेश्चन में लास्ट पार्ट हमने सोल्व किया था, हमें पता है -1/√3 क्या होता है 150 भी होता है। ठीक है, तो आप इसको रिप्लेस कर दें -1/√3 की जगह टेंजेंट ऑफ 150। ये लो भाई, क्योंकि टेंजेंट 150 की वैल्यू आपने -1/√3 काउंट की थी, यहां से थीटा का मान कितना हो जाएगा 150 डिग्री। तो ये सारे के सारे एंगल्स आपके पास आ जाएंगे, यदि स्लोप दिया हुआ तो उनकी हेल्प से आप एंगल निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा क्या कहता है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। यानी हमें यहाँ पे 2 लाइंस दे रखी हैं जो 2 पॉइंटों से पास कर रही है, कहता है इन दोनों लाइंस के स्लोप बताओ। यानी पहला पार्ट क्या कहता है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 3। 2, 3 और 4, 3 पॉइंटों से पास करने वाली लाइन का स्लोप क्या हुआ। आप याद करो टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था, स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट क्या होता है, यानी m स्लोप आपका होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दोनों ही पोर्शन पे सेम ये लगेगा x2 माइनस x1। तो y2 क्या है यहाँ पे, y2 आपका 3 माइनस y1 आपका 3 अपॉन x2 4 माइनस x1 2। ये लीजिए भाई, ऊपर 0 है, 0/2 आपका 0 हो गया है। तो यानी इन दोनों पॉइंटों से पास करने वाली लाइन का स्लोप आपका 0 आ जाएगा। पहला पोर्शन तो ये हुआ। सेकंड पोर्शन देखिए, सेकंड पोर्शन के लिए क्या कहता है, उसने कहा यदि ये दोनों पॉइंट आपके इनकी बजाय वो हों 7 - 1 एंड 2, 3, यहां से पास करती हो तो स्लोप क्या बनेगा। यानी इसको आपने m1 कर दिया पहली लाइन का स्लोप और m2 मैंने दे दिया भाई दूसरी लाइन का स्लोप, उसका नाम मैंने m2 रख दिया है। क्या बनेगा, वही सेम फार्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है भाई, y2 आपका 3 माइनस y1 कितना है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाई x2 2 माइनस x3 सॉरी x1 क्या आपका 7 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यानी ये आपका ऊपर तो हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा आपका -5, तो स्लोप आपका आ जाएगा -4/5। ठीक है, ये आपका स्लोप रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा क्या कहता है, डिटरमाइन x so that the slope of the line joining the point 2, 5 and x3 is 2। यानी हमारे पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं भाई 2, 5 एंड x3। इन दोनों पॉइंटों से पास करने वाली लाइन का स्लोप यदि 2 हो तो x का मान बताओ। भाई स्लोप दिया हुआ भी हमें 2 और हम भी निकाल सकते हैं स्लोप। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दो, बराबर रख दो, आपके x का मान आ जाएगा। स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, 5 एंड x3। बोलिए भाई, अभी जो फॉर्मूला आपने किया था, सपोज करो मैंने m कह दिया उसको, यानी m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये काउंट कर लें आप,
और उसको रख देंगे 2 के बराबर, क्योंकि m का मान उसने 2 दे रखा है भाई, उसने कहा था स्लोप 2 है, तो m को मैं रिप्लेस कर दूंगा 2 से, पहले ये वैल्यू काउंट कर लो। y2 कितना है आपका 3 माइनस y1 5 अपॉन x2 x माइनस x1 2, ये लीजिए भाई, और m का मान रिप्लेस कर दो 2, क्योंकि उसने कहा था कि स्लोप आपका 2 है। 2 इक्वल टू दिस, ऊपर बचेगा माइनस का 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ऐसा कर लें, इस x माइनस 2 को तो इधर ले आओ या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा 2x माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2, और यहां से 4 को उधर ले जाओ, यानी 2x इक्वल टू 2, और बचेगा x इक्वल टू 1, यानी x का मान आपका 1 रहेगा कब, जब इन दोनों पॉइंटों से पास करने वाली लाइन का स्लोप आपका 2 होगा, तो x का मान आपका 1 आ जाएगा। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है, थोड़ा उसने इंप्रूव किया है, थोड़ा और लेवल को बढ़ाया भाई। क्या कहता है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, यानी हमारे पास दो पॉइंट ए और बी देखे हैं, कहता है इन दोनों पॉइंटों की ज्वाइनिंग से जो लाइन बनती है उस लाइन का जो स्लोप है, हमें स्लोप बताना है उस लाइन का जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो पहले तो इन दोनों पॉइंटों से ज्वाइनिंग वाली लाइन का स्लोप निकालो भाई। हमें पता है परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी, नाउ स्लोप ऑफ ए बी निकालो पहले, स्लोप ऑफ, क्योंकि ज्वाइनिंग ए और बी की है, स्लोप ऑफ ए बी क्या होता है भाई, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी y2 कितना आपका 12 माइनस y1 कितना आपका 4 अपॉन x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है 6, कितना बन जाएगा भाई, ऊपर तो 8 और डिवाइडेड बाय माइनस 4, यानी आपके पास हुआ माइनस 2, यानी आपके पास ए बी का स्लोप क्या है, माइनस 2 आया है। तो स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी ए बी के परपेंडिकुलर उस लाइन का स्लोप, यानी इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल का अर्थ हुआ साइन तो चेंज कर दो, जो भी आपका आया है ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, रेसिप्रोकल का मतलब 1/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2। हमें यही बताना था कि ए बी के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना है, तो वो 1/2 है भाई। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है, शो दैट द पॉइंट्स ए having coordinate 2 3, b having coordinate 1 4 and the point c having coordinate -3 and 8 are collinear, यानी हमारे पास 3 पॉइंट है भाई, हमें 3 पॉइंट को कोलिनियर शो करना है, शो करो कि कोलिनियर है। कोलिनियर का अर्थ हुआ दे आर लाइक द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन पे लाई करते हैं, मैंने स्केच कर दिया तीनों पॉइंट की कोऑर्डिनेट भी और एक ही लाइन पे मैंने शो किया है। तो हमें सिर्फ करना है, आपकी बार ये दिखा तो दिया मैंने, लेकिन शो करना पड़ेगा हमें। कैसे शो करें भाई, अगर हम ये शो कर दें कि ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप आपका इक्वल है, तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि ए बी और बी सी का स्लोप इक्वल होने से ये पैरेलल लाइन हो सकती है, बट बी इज द कॉमन पॉइंट, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कॉमन पॉइंट हो तो हम उनको कोलिनियर बोलते हैं। इसका मतलब ए बी और बी सी आपकी कोलिनियर हो जाएंगे, यानी तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, ए बी एंड सी आर लाइन द सेम लाइन, इससे सिद्ध हो जाएगा। तो आप क्या, आपका मोटो क्या रहेगा इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, आपका मोटो सिर्फ ये रहेगा कि आप ए बी और बी सी का स्लोप इक्वल दिखा दो। ठीक है, ए बी और बी सी का स्लोप अगर इक्वल हुआ तो हम कहते हैं पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो स्लोप ऑफ ए बी निकालो भाई, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप यानी y2 माइनस y1 4 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 1 माइनस 2, कितना बनेगा, ऊपर तो हुआ 1 नीचे -1, यानी आ जाएगा आपका -1। इसी प्रकार से स्लोप ऑफ बीसी देखो, स्लोप ऑफ बीसी, बीसी का स्लोप आपके पास क्या है, बीसी का स्लोप आपके पास होगा भाई y2 यानी 8 माइनस 4 y2 माइनस y1, अब x2 माइनस x1 -3 -1, यानी ऊपर हो जाएगा 4, नीचे आपके पास आ जाएगा -4, ये भी कैंसिल होकर क्या देगा -1, यानी दोनों का स्लोप आपके पास इक्वल आया भाई। ए बी का स्लोप भी -1 आया, बीसी का स्लोप भी -1 आया। सिंस स्लोप्स आर इक्वल, यानी कि सिंस slopes are equal and also AB and BC have a common point, and AB and BC have a common point, therefore ABC are collinear, यानी ये आपके कोलिनियर हैं भाई।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ऑर्डर दैट द पॉइंट्स x8 -4 एंड 5 -1 आर कोलिनियर। मतलब हमारे पास जो 3 पॉइंट्स दिए गए हैं इनको कोलिनियर बता है आपकी बात। ये कहता है ये तीनों पॉइंट यदि कोलिनियर हो तो x का मान बताओ। एक बात का हमें पता है, तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर होंगे तो इनकी ज्वाइनिंग के दो पॉइंटों की ज्वाइनिंग से जो लाइन बनती है उनका स्लोप इक्वल मिलेगा। मतलब इस पॉइंट को अगर हम a कह दें, इस पॉइंट को अगर हम b कह दें, इस पॉइंट को अगर आप a कह दें, इसको b कह दें और इसको c कह दें, ठीक है, तो AB का स्लोप और BC का स्लोप निकाल के इक्वल रख दो, x का मान अपने आप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के स्लोप अगर बराबर होंगे, एक कॉमन पॉइंट B है तो पॉइंट कोलिनियर होते हैं और इसने पॉइंट को कोलिनियर दे ही रखा पहले से ही, तो इसका मतलब हम स्लोप इक्वल यूज कर सकते हैं। तो स्लोप ऑफ AB बोलो भाई, स्लोप ऑफ AB का स्लोप क्या रहेगा, 2 - 8 अपॉन -4 - x। इसी प्रकार से स्लोप ऑफ BC का स्लोप देखिए -1 - 2 अपॉन 5 + 4 यानी ये बन जाएगा आपका -3/9 यानी -1/3। स्लोप आपका -1/3 और ये स्लोप दोनों बराबर रखो। सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, यहां लिखेंगे सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर देयरफॉर 2 - 8 अपॉन -4 - x इज इक्वल टू -1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें भाई, ये हो जाएगा आपका 3 2 6 या इधर सीधा मल्टीप्लाई कर लो आप, -6 बचेगा, 2 - 8 -6 इंटू 3 -18 और इज इक्वल टू इधर से क्रॉस करेंगे तो -1 की गुणा 4 के साथ तो 4 हो जाएगा, -1 की गुणा x -x के साथ तो +x हो जाएगा, ठीक है। 4 को भी इधर लिया हुआ है यानी x की वैल्यू कितनी होगी, -22। ये लो भाई 18 और 4 22 हो गए, इधर आके 4 माइनस का बनेगा तो आपका इकट्ठा हो जाएगा -22, x = -20, तो ये वैल्यू आपकी -22 रहेगी। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, प्रूव दैट द लाइंस ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B एंड C एंड D आर पैरेलल। यानी A और B की ज्वाइनिंग और C और D की ज्वाइनिंग से जो लाइनें बनती है वो पैरेलल है, हमें ये शो करना है, ये प्रूव करना है। तो दोनों ज्वाइनिंग के स्लोप इक्वल दिखा दो भाई, यानी A और B की जो ज्वाइनिंग है उसका स्लोप निकालो B का, C और D की जो ज्वाइनिंग है इसका स्लोप निकाल लो CD का, और दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं तो लाइन पैरेलल अपना आप सीधे हो जाएंगी। यानी स्लोप ऑफ AB बोलो, सबसे पहले स्लोप ऑफ AB का स्लोप क्या जाएगा, AB का स्लोप होगा y2 - y1 यानी 8 - 5 अपॉन x2 - x1 5 - 3। ये लीजिए भाई, ऊपर आपके पास बचता है 3 और नीचे बचेगा 2, तो 3/2। AB का स्लोप तो 3/2 आ गया है। इसी प्रकार से स्लोप ऑफ CD निकालना है, स्लोप ऑफ CD का स्लोप क्या रहेगा, CD का स्लोप रहेगा y2 -4 -1 तो +1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x2 5 -x1 यानी 7। इतना बनेगा, ऊपर तो -3 और नीचे आपका रहेगा -2, ठीक है। माइनस से आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस क्या बचेगा 3/2। We clearly see that the slope of both AB and CD are equal. Therefore, slope of AB is equal to slope of CD. अब देखिए बेटा, अब तक के जो क्वेश्चन आपने प्रूव किए थे कोलिनियरिटी पे, उनमें भी स्लोप इक्वल आया था, बट उनमें एक पॉइंट कॉमन हुआ करता। अब यहां भी दो लाइंस की जो स्लोप है वो इक्वल है, बट कॉमन पॉइंट कोई नहीं है। ये तो AB और वो CD, AB में और CD में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, बट स्लोप्स आर इक्वल, तो इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल हैं, कोलिनियर नहीं है। Therefore AB, we can say that AB parallel to CD, यानी AB आपकी पैरेलल हो जाएगी CD के।